ये एक सच्चा मामला है। 21 वर्षीय सामंथा जोसेफसन दक्षिण कैरोलिना विश्वविद्यालय के कोलंबिया शहर में कानून की छात्रा थी, जिनका प्रमुख विषय राजनीति विज्ञान था। वह 2019 में स्नातक होने के बाद बार्सिलोना में पढ़ाई करने की योजना बना रही थी। सामंथा एक बहुत संभावनाशील लड़की थी, जिसे बर्गेस विश्वविद्यालय की छात्रवृत्ति मिलने की उम्मीद थी। लेकिन 2019 के मार्च के 28 तारीख की रात को ही उसने एक घातक गलती की, जिसके कारण उसके और उसके सपने सभी चूर चूर हो गए। उस रात सामंथा और उसके दोस्त शहर के मध्य में एक बार में आराम करने गए और रात के लगभग 2 बजे तक वहां रहे। सामंथा ने तब घर जाने का फैसला किया। बार से बाहर निकलने के बाद सामंथा ने अपना फोन निकाला और यूकू खोला और एक ऑनलाइन टैक्सी बुक की। सिर्फ 9 मिनट बाद बार की निगरानी कैमरा दिखाता है कि एक काली शेवरले पार्किंग क्षेत्र में आई। सामंथा ने गाड़ी का दरवाजा खोला और पीछे की सीट पर बैठ गई। गाड़ी में बैठने के बाद उसने चालक को नमस्ते कहा। इस चालक का नाम नील रोलैंड था। उसने नशे में धुत सामंथा को देखा और कुछ नहीं कहा। कहा जाता है कि जल्द ही सामंथा पीछे की सीट पर सो गई। हालांकि उसे यह एहसास नहीं हुआ कि वह गलत गाड़ी में चढ़ गई थी। हालांकि यह कार उसकी बुक की हुई राइड के ब्रांड और रंग से समान थी, लेकिन गाड़ी का नंबर प्लेट अलग था। ड्राइवर ने चाइल्ड लॉक लगा दिया, जिससे सामंथा अंदर फंस गई और फिर गाड़ी स्टॉप से बाहर निकाल दी। पता नहीं कितनी देर बाद सामंथा रास्ते में जाग गई और देखा कि वे उपनगरीय क्षेत्र की सड़क पर चल रहे थे। इसके बाद ड्राइवर ने कार रोकी और सामंथा पर एक 2-धारी चाकू से हिंसक हमला किया। नीची कमर ने उसकी दाहिनी हाथ को सीधे छेद दिया। इस तंग जगह में सबसे दीर्घ समय तक रहने वाली सामंथा पूरी तरह से बिना सुरक्षा के थी। ड्राइवर की बेरहमी के स्तर ने लोगों को आक्रोशित कर दिया। अंत में उसने सामंथा के सिर पर वार किया। चाकू खोपड़ी को भेदते हुए मस्तिष्क में घुस गया। कल्पना कीजिए कि उसने कितनी ताकत लगाई होगी। फोरेंसिक विशेषज्ञों के अनुसार उस समय सामंथा के शरीर पर 120 जगह घाव थे। उसका शरीर लगभग पूरी तरह क्षत विक्षत था। बाद में ड्राइवर ने सामंथा के शव को न्यू शियान के एक खेत में फेंक दिया। अगले दिन सुबह एक स्थानीय शिकारी द्वारा उसका शव पाया गया। जब रूममेट्स ने देखा कि सामंथा घर नहीं लौटी है, वे बहुत चिंतित हो गए और उन्होंने पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। बार की निगरानी वीडियो को प्राप्त किया और पाया कि सामंथा एक काले शेवरले में बैठी थी और उसके बाद से गायब थी। फिर उन्होंने तुरंत कदम उठाया। अंततः 30 मार्च को तड़के 3 बजे अपराध वाहन का पता चला। नील रोलैंड ने जब पुलिस को देखा तो भागने की कोशिश की। पुलिस ने कुछ दर्जन मीटर तक पीछा करने के बाद उसे पकड़ा और उसकी कार के अंदर जीवाणुनाशक ब्लीच और एक बोतल ग्लास क्लीनर पाया। लेकिन सबसे लाभकारी सबूत यह था कि सामंथा का मोबाइल फोन मिल गया। नील रोलैंड की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसके पास से अपराध के सबूत जुटाए। उसकी नाखूनों में सामंथा की त्वचा के नमूने पाए गए। जल्द ही नील रोलैंड को अदालत में पेश किया गया। उस पर अपहरण और हत्या का आरोप लगाया गया। जांच में पाया गया कि सामंथा उसकी पहली शिकार नहीं थी। पहले से ही अक्टूबर 2018 में उसने देर रात एक महिला का अपहरण किया था। पीड़ित पर हिंसक हमले किए, पीड़ित को बैंक कार्ड का पासवर्ड बताने पर मजबूर किया, फिर कार से एटीएम पर जाकर कार्ड में से सभी पैसे निकाल लिए और पीड़ित का मोबाइल फोन भी छीन लिया। 9 जून 2020 को नील रोलैंड को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इसके बाद नील रोलैंड ने अपील की, यह दावा करते हुए कि उन्होंने सामंथा की हत्या नहीं की और न्यायाधीश से उन पर दया करने की प्रार्थना की। 20 जुलाई 2021 को नील रोलैंड की दूसरी सुनवाई शुरू हुई। अदालत में अभियोजक ने 31 गवाहों को बुलाया, जिन्होंने नील रोलैंड के अपराध को साबित किया। 2021 के जुलाई 27 को न्यायाधीश ने अंतिम निर्णय सुनाया। नील रोलैंड को कई अपराधों में दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, जिसमें पैरोल की अनुमति नहीं थी, और इस प्रकार के नृशंस और क्रूर अपराध की आलोचना की। न्यायाधीश के पास उसके अपराध के 1000 सबूत थे। यहाँ सभी महिला मित्रों को याद दिलाया जाता है कि अगर देर रात में टैक्सी लेने की मजबूरी हो तो हमेशा गाड़ी का नंबर प्लेट ठीक से देख लें और सतर्क रहें, ताकि अनावश्यक परेशानी से बच सकें। मुझे हमेशा किसी न किसी अजीबोगरीब से मिलना ही है। एक रात मैं स्कूल वापस जाने के लिए कार बुलाना चाहती थी, लेकिन ऑनलाइन कार सेवा के चालक ने मेरी बुकिंग लेने के बाद सो गया। मजबूरी में मैंने हाथ हिलाकर एक टैक्सी रोकी। टैक्सी में चढ़ने के बाद मैं पीछे की सीट पर बैठ गई, लेकिन सोचा भी नहीं था कि ड्राइवर कोई अजीबोगरीब आदमी निकलेगा। कहाँ जा रहे हैं? स्कूल जाना। कौन सा स्कूल? हमारे स्कूल। मैंने तुमसे पूछा कि तुम कौन से स्कूल जा रहे हो। मुझे हमारे स्कूल जाना है। तुम्हारा स्कूल कहाँ है? तुम्हें टैक्सी चलाने के बावजूद हमारे स्कूल का पता नहीं है? मैं बहुत गुस्से में था। मैंने कभी इतना अजीब ड्राइवर नहीं देखा। रियर व्यू मिरर से मैंने देखा कि ड्राइवर बहुत डरावना लग रहा था। उसने काले चश्मे पहने थे और उसके माथे पर एक निशान था, इसलिए मैं चुप ही रहा। गाड़ी जैसे ही मोड़ पर पहुंची, वह रुक गई। विचित्र ड्राइवर ने मुझे नीचे उतरने के लिए कहा। मैंने कहा कि मैं अभी जगह पर नहीं पहुंचा हूं, क्यों उतरना चाहिए? विचित्र ड्राइवर ने इस पर मुझसे मेरी उम्र पूछी। मैंने कहा मैं 18 साल की हूँ। उसी समय मैंने देखा कि ड्राइवर के हाथ में अचानक एक हथौड़ा था। ड्राइवर ने ठंडे अंदाज में कहा, अगर तुम मेरी बेटी की उम्र की ना होती तो मैं सच में तुम्हें पीट देता। मैं डर गया और जल्दबाजी में कार से उतरकर भागते हुए स्कूल की ओर दौड़ा। मैं नहीं समझ पा रहा था कि क्यों मेरी जिंदगी में हमेशा किसी विकृत व्यक्ति से सामना होता है। अध्ययन समाप्त हो चुका है।
पहले से ही देर हो गई है। कल सेमेस्टर की अंतिम परीक्षा है। पूरे सेमेस्टर के दौरान मैंने ठीक से अध्ययन नहीं किया। मैं आज रात जाकर अच्छी तरह से पुनः अध्ययन करने की तैयारी कर रहा हूँ। हॉस्टल लौटने पर पता चला कि रूममेट तो पहले ही सो गया था। वो तो पढ़ाई में बहुत तेज है, उसे पूरा विश्वास जरूर होगा। रूममेट की नींद का ख्याल करते हुए मैंने कुछ किताबें और स्टेशनरी समेटी और नीचे जाकर पढ़ाई करने का सोचा। समय तेजी से बीता और कब 2 बज गए पता ही नहीं चला। इसी समय मुझे पता चला कि एक किताब रह गई जो मैं बिस्तर पर भूल आया। मैंने मजबूरी में एक गहरी सांस ली और फिर से ऊपर चढ़ गया। तीसरी मंजिल के हॉस्टल के लंबे गलियारे में रोशनी बहुत धुंधली थी और पुरानी लकड़ी के फर्श पर चलते समय चरमराहट हो रही थी। मैं अपने कमरे में पहुंचा और धीरे से दरवाजे के हैंडल को घुमाया ताकि रोशनी कमरे में ना जाए और गहराई से सो रहे रूममेट को परेशान ना करे। मैंने दरवाजा थोड़ा सा खोलकर बगल से कमरे में धीरे से प्रवेश किया। कमरे में अजीब सी गंध भरी हुई थी। मैं देखने की हिम्मत नहीं कर सका। बस मुझे महसूस हुआ कि कमरे में एक अजीब सी ठंडी हवा है, जैसे अंधेरे में कोई बुरी नजर मुझ पर टिकी हो। खुद से चुपचाप कहा कि यह शायद सिर्फ देर तक जागने का मानसिक प्रभाव है। पास से कमरे के साथी की गहरी सांसों की आवाज आ रही थी। मैं दीवार का सहारा लेकर धीरे धीरे बिस्तर के पास पहुंचा और चुपचाप अंधेरे में रजाई टटोलते हुए किताब खोजने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे पानी की बूंद गिरने की आवाज भी सुनाई दी। वकील की वह पुरानी सिंक काफी समय से मरम्मत की मांग कर रही थी। पाठ्य पुस्तक मिलने के बाद मैंने उसे धीरे से उठाया और चुपचाप कमरे से बाहर निकलकर दरवाजा बंद कर दिया। फिर जल्दी से नीचे लौट आया और कुर्सी पर पसरकर सुबह 6 बजे तक लगातार पढ़ता रहा। परीक्षा का समय सुबह 9 बजे है। मैंने सोचा कि ऊपर जाकर 2-3 घंटे और सो सकता हूँ, इसलिए मैंने तय किया कि ऊपर जाकर कमरे में थोड़ी देर नींद ले लूं। सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आई। मैंने धीरे धीरे दरवाजा खोलने की कोशिश की ताकि रूममेट को न जगाऊं। दरवाजा खुलते ही एक हल्की लोहे की गंध वाली हवा का झोंका सामने आया। जैसे ही मेरी नजर कमरे की ओर गई, मैं डर से सन्न रह गया। मैंने देखा कि मेरा रूममेट चारों ओर फैला हुआ बिस्तर पर पड़ा था। गला बाईं से दाईं ओर पूरी तरह पजामे पर सितारे जैसे लाल खून के धब्बे लगे थे और बिस्तर के पास कुछ लगातार गिर रहा था। मैं अपनी चीखों को नियंत्रित नहीं कर सका। जल्दी ही बाहर से भीड़ के शोर की आवाज आने लगी। दूसरे डॉर्म के सभी छात्र इकट्ठा हो गए थे। उनमें से एक छात्र ने कांपते हुए अपना हाथ उठाया और डर से कांपती उंगली से दीवार की ओर इशारा किया। मैंने उसकी ओर देखा, फिर तुरंत मेरी आंखें फैल गईं और मैं अपने दोस्त की बाहों में बेहोश हो गया। दीवार पर खून से लिखा था, क्या आपको खुशी नहीं है कि आपने लाइट नहीं जलाई?